नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा जी। उड़ीसा के क्योंझर जिले में 17 जनवरी 1949 को जन्मे सत्यानंद मिश्रा जी का प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षों में बीता है। 2 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो देने वाले सत्यानंद जी ने 1973 में IAS की परीक्षा पास की और इन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिला। सत्यानंद जी के पास मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। सत्यानंद जी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय में सचिव भी रहे हैं। आज हम सत्यानंद मिश्रा जी से सूचना के अधिकार कानून यानी RTI के बारे में तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। सत्यानंद जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। 2.5 साल से आप देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या आप देश में जो RTI की रफ्तार है उससे संतुष्ट हैं? मैं कहूँगा कि मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी कानून इतने कम समय में, अभी इस कानून को लगभग 7 साल पूरा होके अभी 8वां साल चल रहा है, इतने समय में जिस तरह के इसके विस्तार हुई है वो विस्तार किसी दूसरे लोक हितकारी कानून का इतने ज़्यादा कभी नहीं हुई थी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसका विस्तार और अधिक होना चाहिए था और उस दृष्टि से मैं संतुष्ट भी हूँ और असंतुष्ट भी हूँ। लेकिन अभी भी आम आदमी को 30 दिन के अंदर सही मायने में अगर देखा जाए तो इसलिए RTI के तहत जवाब नहीं मिल पाता कि जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं, जन सूचना अधिकारी हैं, वो सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर या फिर कहें छिपा कर गोलमोल तरीके से देते हैं, तो वाकई में जिस अपेक्षा के साथ RTI में अपील करता है उसे न्याय नहीं मिलता। ये बात कुछ हद तक सही है कि सूचना जिस तरह लोग चाहते हैं अक्सर सूचना उनको उस तरह नहीं मिलता है। उसका कई कारण है। एक कारण तो जो आपने बताया हो सकता है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी सूचना सही ढंग से देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अधिकांश समय उसका कारण एक सिस्टेमिक है, वो प्रशासनिक व्यवस्था में उसका जड़ निहित है। वो क्या है कि सरकारी दफ्तरों में अभिलेखों को जिस तरह रखना चाहिए, रिकॉर्ड को जिस तरह रखना चाहिए, उसको उसका संधारण जैसा होना चाहिए, उसको जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडेक्सिंग जैसे होना चाहिए, वो सही ढंग से कभी नहीं हुआ है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाइए, रिकॉर्ड्स को ढूंढ के पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। ये विशेष करके जो पुराना रिकॉर्ड, जो प्रचलन का रिकॉर्ड है, जो आज काम में आ रहा है, उसको तो सभी लोग आसानी से पा सकते हैं, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ढूंढ निकालना इतना आसान चीज़ नहीं है। सत्यानंद जी, बड़ा सवाल यह है, मैं पुराने रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं नए और नवीन और तत्काल की बात कर रहा हूं। जो नवीन आंकड़े होते हैं उसको भी अधिकारी नहीं देना चाहते, छिपा कर देते हैं। नहीं, ये कुछ प्रकरण में ये भी हमारे सामने आया है। नहीं तो लोग हमारे पास अपील करते क्यों? एक्चुअली जब लोगों को सही मायने में सूचना ठीक ढंग से नहीं मिलता है तो हमारे पास आते हैं। और आप जो बात करें, हम कई प्रकरण में ये देखे हैं कि सूचना को जानबूझकर कभी कभी लोग सरकारी अफसर देते नहीं, या देते हैं तो तोड़ मरोड़ करके देते हैं। वैसे प्रकरण में हम उनको दंडित भी करते हैं और उनको आदेश देते हैं कि सही सूचना दें। लेकिन इसके पीछे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल एक कानून बना देने से कानून सही ढंग से लागू नहीं होती है। उसके लिए बहुत ही विस्तार में प्रशिक्षण का जरूरत है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण का जरूरत है कि ये सूचना देने में कुछ सरकार का किसी का हानि होना नहीं है, सूचना देने से सभी का लाभ होगा। तो एक बार सरकारी अधिकारी ये समझ लेंगे कि उनको सूचना देने से कोई नुकसान नहीं है, तो वो कोई तिकड़म करके सूचना को तोड़ मरोड़ करने का कोई नौबत ही नहीं आएगा उनको। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि आम आदमी को कैसे और ज़्यादा RTI के बारे में जागरूक किया जाए, कैसे ज़्यादा पता लगे कि RTI का मतलब क्या है, किस किस तरह से वह अपनी सूचनाओं को ले सकता है, अगर कोई अधिकारी नहीं लेता तो उसको अपील कर सकता है। इसको लेकर आप लोगों की रणनीति क्या है? सही मायने में ये कानून जब बनी थी तब, चूंकि आपको जैसे स्मरण होगा कि ये कानून जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO कहते हैं, सिविल सोसाइटी, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके पहल पर इस कानून को सरकार ने बनाया था। तो उस समय ये अपेक्षा की गई थी कि देश में ये कानून के बारे में जागरूकता लाने में बहुत बड़ा भूमिका NGO निभाएंगे।
तो मैं ये नहीं कहता हूं कि एनजीओ ये भूमिका नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर इसको निभाने का अपेक्षा की गई थी उस पैमाने पर ये एनजीओ लोगों के तरफ से नहीं हो पाई है। और सरकार के तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा प्रयास हुआ है, मैं नहीं कहूँगा, कुछ प्रयास तो हुआ है लेकिन उस पैमाने पर नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए। देश इतना बड़ी है, केवल भारत सरकार को नहीं, राज्य सरकारों को भी इसको आरटीआई के बारे में प्रचार प्रसार नियमित तौर पर करना चाहिए। पंचायत गांव स्तर पर भी इस बात को यदि जब तक वो नहीं फैलाएंगे कि आरटीआई ऐसा एक अच्छा कानून है, इस कानून के मार्फत आपको सरकार के अंदर के सूचना पा सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का जवाबदेही तय कर सकते हैं, यदि लोगों को ये बात नहीं बताएंगे सरकार के विभागों के द्वारा एक प्रचार माध्यम से, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। पहले तो आपको स्मरण होगा जब नया कानून आया था तो कई मीडिया चैनल से, विशेष करके टेलीविजन चैनल से वर्षों तक इसे आरटीआई के ऊपर प्रति सप्ताह में एक प्रोग्राम दिया करते थे। जैसे दूरदर्शन अभी तक आरटीआई के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम देता रहता है, लेकिन आए दिनों में, इन बीते दिनों में कई नए नए इश्यूज भारत में उभरे, तो इसलिए मीडिया का जो ध्यान जिस तरह के आरटीआई के ऊपर केंद्रित था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते गया। तो आज ऐसा स्थिति है कि जब तक सरकार, सिविल सोसाइटी अर्थात एनजीओ और मीडिया तीनों मिलकर इसके बारे में प्रचार नहीं करेंगे तो इसका प्रचार उस हद तक नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो बतौर मुख्य सूचना आयुक्त आप क्यों नहीं कुछ रणनीति बनाते कि आप सरकार से बात करें, एनजीओ से बात करें कि इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं प्रयास करते हैं। हम लगातार कम से कम भारत सरकार के स्तर पर तो हम पहल करते ही रहते हैं। कार्मिक विभाग जिसके मार्फत आरटीआई आता है, उससे जो कंज्यूमर अफेयर्स का विभाग है उनसे हम पहल करने पर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने कुछ विज्ञापन हमारे आरटीआई के बारे में भी जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि कंज्यूमर विभाग के द्वारा ग्राहक जागो इस नाम से एक बड़ा काफ़ी प्रभावी एक विज्ञापन श्रृंखला वो चलाते हैं। तो उसी में आरटीआई के बारे में भी चलाने के लिए हम उनसे अनुरोध किए थे, उन्होंने कुछ दिन तक उसको चलाया। लेकिन जब तक ये काम एक्चुअली कमीशन का नहीं है, कमीशन तो आप जानते हैं कि मूल रूप से एक अर्ध न्यायिक संस्था है। हमारा काम है अपील सुनना, कंप्लेंट सुनना, आदेश करना। इसके अतिरिक्त ऊपर उठ के हम सरकार के साथ भी तालमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी इस बारे में प्रयास तो सरकार को ही ज़्यादातर करना पड़ेगा। 2.5 साल से आप भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इस दौरान कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए यह पद? ये प्रतिदिन यहाँ हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए प्रकरण हमारे सामने आते हैं। उन प्रकरणों के मार्फत हम सरकार के अंदर में क्या चल रहा है उसको जानने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के अनुभव किसी सरकारी पद पर रहते हुए नहीं हो सकता है। मैंने आप सरकार में एक ही विभाग में एक ही सचिव हों या कोई भी पद पर हों, लेकिन एक ही विभाग के बारे में आप जानेंगे। लेकिन यहाँ बैठ करके हम जो अपील और कंप्लेन हमारे पास आता है उसमें एक तरफ तो हम सरकार का अंदरूनी कार्यों के बारे में कुछ जान पा रहे हैं, और दूसरा जान पा रहे हैं कि देश के नागरिकों को कौन से बात सता रहा है। क्योंकि सूचना वही आदमी मांगता है जिसको सूचना से कुछ लाभ होना है या उसको कुछ नुकसान हुआ है, जो सूचना के मार्फत वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो दोनों तरफ से हम तो रोज के हमारे काम को अपना चुनौती मानते हैं। कोई ऐसा प्रकरण बताएंगे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हो? हमारे कमीशन में सारे कमिश्नरों के बीच में काम बंटा हुआ है। मेरे पास जो काम है उस काम में कई सेबी जो संस्था है जो कंपनियों के बारे में को नियंत्रण करने के काम करता है, उससे संदर्भित कई सूचना हम दिए हुए हैं जो सूचना पहले नहीं दी जाती थी। हमने कई सूचना विभिन्न विभाग जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ कि और प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ, राष्ट्रपति के कार्यालय हुआ, सीएजी के दफ्तर का हुआ, हर एक विभाग के कुछ ना कुछ सूचना ऐसे दिए हैं, यहाँ से देने के आदेश दिए हैं जिससे लोगों को जरूर फायदा होगा। सत्यानंद जी, 121 करोड़ की आबादी है भारत की। कुछ आंकड़े बताइए कि प्रत्येक साल भारत में आरटीआई के कितने आवेदन लोगों द्वारा डाले जाते हैं और कितनों का निस्तारण और जवाब हो जाता है? भारत में जैसे हमारे केंद्रीय सूचना आयोग है, इसी तरह के हर राज्य में एक राज्य स्तरीय सूचना आयोग है
और इन सूचना आयोगों के पास अपील और कंप्लेंट्स आते हैं। वो अपील आते हैं जो लोगों को सूचना मिलता नहीं या जो मिलता है जिसमें असंतुष्ट होते हैं। मैं भारत सरकार के केंद्रीय स्तर पर जो सूचना आयोग का पहले आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से सूचना का अधिनियम लागू है 2005 से, उस वर्ष से प्रति वर्ष लगभग 20 से 25% गति से बढ़ी है अपने आवेदनों का संख्या। गत वर्ष हमारे पास सारे जितने पब्लिक अथॉरिटी हैं, लोक प्राधिकरण, सभी से सूचना नहीं आ पाती है। कई बहुत सारे अधिकतम हमारे पास 75% से ज़्यादा कभी लोगों से सूचना आई नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि गत वर्ष हमारे केंद्र सरकार के स्तर पर लगभग 8 लाख आरटीआई एप्लीकेशन डाले थे और उनमें से लगभग 30,000 प्रकरण में केंद्रीय सूचना आयोग में अपील और कंप्लेंट आई थी। तो इससे यदि हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 8 लाख लोग आवेदन पत्र दिए, उनमें से 30,000 लोग असंतुष्ट होकर हमारे पास आए। तो यही मानेंगे कि बाकी जितने लोग हैं उनको सूचना मिला। तो इसी तरह के राज्यों में भी पूरे समूचे राज्यों के पूरे भारतवर्ष को मिला करके कम से कम 15 लाख आरटीआई एप्लीकेशन पूरे देश में डली है गत वर्ष। तो उनमें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 90% प्रकरण में सूचना मिली है। 10% से कम होगा जिसमें लोग असंतुष्ट होकर अपने अपने आयोगों में, केंद्र या राज्य में पहुंचे। एक और बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि कई बार आयोग निर्णय तो सुना देता है, निर्णय तो दे देता है, लेकिन सरकार मानती नहीं। जो अधिकारी बैठे हैं उसको लागू नहीं करते, पालन नहीं करते। ये एक समस्या जरूर है। इसीलिए मेनली ये समस्या है कि न्यायालयों को जिस तरह के एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अधिकार है, इस कमीशन को या राज्य के जो कमीशन है उनको ये अधिकार अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, सूचना अधिकार प्राप्त अधिनियम में नहीं है। हमारे इसके बावजूद भी जब कभी किसी ने हमारे पास आके शिकायत करता है कि हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ, हम बाकायदा उन संबंधित विभाग के अधिकारियों को हमारे पास बुलाते हैं और उनको कंप्लाई करने के लिए हम बाध्य करते हैं। तो नॉन कंप्लायंस के केस जो है, जिसमें लोग हमारे जो आदेशों का पालन नहीं किए हैं, इसके जो सूचना हमारे पास आता है, उस तरह के प्रकरणों में कमीशन काफ़ी मुस्तैदी के साथ उसको लागू करने की दिशा में कार्रवाई की है। और मैं कहूँगा कि इक्के दुक्के प्रकरण को छोड़ के इस कमीशन का ऐसा कोई आदेश नहीं होगा जिसका पालन नहीं हुआ हो। आपको क्या यह नहीं लगता कि सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग को और ज़्यादा ताकत देनी चाहिए? नहीं, इस कानून में जो अधिकार दिया गया है तो है, इससे अधिक अधिकार इसको देना है कि नहीं देना है ये संसद ही निर्णय कर सकता है, क्योंकि कानून संसद बनाता है। शासन के तरफ से लगभग हमारे जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करने की दिशा में जो संसाधन है वो मुहैया किया गया है। और नए भवन बनाने के लिए, जैसे हमारे पास भवन नहीं, अपना भवन नहीं है, तो नया भवन बनाने के लिए हमको सरकार की तरफ से ज़मीन भी दी गई है, उसके लिए बजट भी दी गई है और अभी वो भवन का निर्माण का कार्य आने वाले दिनों में प्रारंभ होगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि राज्य सरकारों में जो आयोग हैं उसमें से अधिकांश आयोग में उतने मात्रा में स्टाफ नहीं है, उतने संसाधन नहीं है जितना होना चाहिए। तो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सूचना के आयोगों को और अधिक सशक्त करने का तो ज़रूरत है। लेकिन मेरे कोई ऐसा खास शिकायत नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ों का काफ़ी कमी है। कई बार यह भी विवाद खड़ा हो जाता है कि फलां संस्था को आरटीआई एक्ट के दायरे में होना चाहिए या नहीं। मैं उदाहरण दूंगा बीसीसीआई का, काफ़ी बवेला मचा। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के अंदर होना चाहिए? इस प्रकरण में मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे समझ में बीसीसीआई को एक आरटीआई लागू होने या नहीं होना है, इस संबंध में एक मामला केंद्रीय सूचना आयोग में अभी लंबित है। किसी लंबित प्रकरण के बारे में कोई भी टिप्पणी मेरे द्वारा करना वो मर्यादा के बाहर होगा, इसलिए मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्था जो गैर सरकारी संस्था है वो सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आना है कि नहीं आना है, उस कानून में भली भांति उसका परिभाषा दी गई है। यदि कोई संस्था उस परिभाषा में आएगा तो सूचना अधिकार अधिनियम वहाँ लागू होगा और हम प्रति प्रकरण के गुण दोष को विचार करते हुए आदेश देते हैं। तो इसलिए जो संस्था का नाम आपने लिया, उस संस्था के बारे में क्या निर्णय होगा वो मैं अभी से
कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आयोग के सामने वो प्रकरण है, जब उसका निर्णय होगा आप लोगों को उसका जानकारी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इसी तरह का मामला सीबीआई को लेकर भी आता है कि सीबीआई को आरटीआई एक्ट के अधीन होना चाहिए या नहीं। नहीं, सीबीआई तो आरटीआई के अधीन है, परंतु गत डेढ़ साल पहले भारत सरकार ने, लगभग 2 साल पहले भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सीबीआई को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रावधानों से कुछ मायने में बाहर कर दिया है। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनको भारत सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरा से अलग कर रखा है। इसलिए अलग कर रखा है कि वो लोग सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं कि जो गुप्तचर कार्य या देश के जो सिक्योरिटी के व्यवस्था का काम देखते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो, या भारत सरकार के बहुत सारे पारामिलिट्री फोर्स हैं जैसे कि CISF, CRPF, ये सिक्योरिटी के काम देखते हैं। तो इनको भारत सरकार ने पहले से सूचना अधिकार अधिनियम के दायरा से बाहर रखा है। लेकिन बाहर रखने का मतलब नहीं कि वो कंप्लीटली बाहर है, पूरे बाहर नहीं है। कहीं यदि कोई भ्रष्टाचार का शिकायत होगा या मानव अधिकार हनन के कोई प्रश्न उठेगा, उसमें सूचना देना अनिवार्य है। तो आरटीआई एक्ट के बाहर नहीं है वो, सीबीआई भी आरटीआई एक्ट के बाहर नहीं है। हम आए दिन सीबीआई को आदेश देते हैं सूचना देने के लिए, लेकिन सूचना हर चीज़ में नहीं देगा सीबीआई केवल उसमें सूचना देगा जिसमें मानव अधिकार का हनन के कोई शिकायत हो या भ्रष्टाचार का कोई शिकायत हो। एक और मामला आता है, मैन पावर की कमी का बहाना बनाकर कहा जाता है कि निजी क्षेत्र को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाना उचित नहीं होगा, क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र को आरटीआई के दायरे में लाना है कि नहीं, इसको व्यापक सामाजिक स्तर पर इसके बारे में बहस होना जरूरी है। और शासन के स्तर पर तो होना ही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी इसके बारे में बहस होने का ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे निजी जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, वो इतने व्यापक है कि इस प्राइवेट सेक्टर के आप किस स्तर तक आरटीआई लागू करना चाहेंगे, और यदि लागू करना चाहेंगे तो उसका तौर तरीका क्या होगा। क्या वो उसी तरह का होगा जैसे सरकार में आरटीआई लागू है, या वो कुछ अलग स्तर के होगा। इस विषय पर अभी तक कोई व्यापक बहस नहीं हुई है। उस बहस के हुए बिना कोई भी टिप्पणी ऐसे किया नहीं जा सकता कि प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई लागू होना चाहिए कि नहीं। लेकिन उदाहरण स्वरूप कुछ क्षेत्र में आरटीआई लागू करने के बारे में सरकार ही खुद अभी हाल में निर्णय लिया है। हम तो पहले पहल किए ही थे, जैसे कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप जानते हैं कि आजकल सरकार के बहुत सारी योजनाएं, विशेष करके अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के योजना जो है, उसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलजुल करके सड़क बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के सूचना लोगों को आरटीआई में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये एक विवादास्पद विषय था। और केंद्रीय सूचना आयोग का ये राय शुरू से रहा है कि ये सारे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। अभी हाल में मुझे बहुत ही खुशी है आपको बताने में कि भारत सरकार ने, कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा है कि PPP के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आरटीआई के अंदर जानकारी दिया जाना आवश्यक है। तो इसलिए एक उस दिशा में कुछ लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रशस्त होगा आरटीआई के जो दायरा। और जैसे जैसे जनमत आप बनाते हैं, जनमत सिविल सोसाइटी लोग बनाते हैं, जनमत राजनीतिक कार्यकर्ता बनाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनाते हैं, जैसे जैसे और ज़्यादा जागरूकता आएगा और अधिक से अधिक इसका दायरा फैलता जाएगा। आपका 40 साल लंबा अनुभव है प्रशासनिक कार्यों का, मध्य प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक का। भ्रष्टाचार एक बड़ा रोग बन चुका है देश में। हर आम आदमी भ्रष्टाचार से पीड़ित है, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। क्या कहेंगे, कैसे भ्रष्टाचार से लड़ा जाना चाहिए? सही मायने में क्या है कि इस विषय को लेकर कोई एक माने लोगों के मन में कोई एक रूप नहीं है, लोगों के मन में एक सहमति नहीं है। सहमति इसी दृष्टि में नहीं है कि जो जिस जगह में है वो वहाँ खड़े होकर कहता है कि दूसरा भ्रष्ट है। निजी हमारा भूमिका क्या है समाज में, वो निजी व्यक्ति हो सरकारी व्यक्ति हो, वो अपने भूमिका के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। और अक्सर हम सोचते हैं कि सारे भ्रष्टाचार केवल सरकार में ही है। तो लेकिन भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है और सरकार का भी समस्या है। कि चूँकि सरकार का भ्रष्टाचार आसानी से दिखता है, इसलिए हम लोग सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। इसके बारे में कोई एक टिप्पणी से कह पाना
या मैं ये दावा करूं कि मुझे पूरा पता है भ्रष्टाचार कैसे होता है और इसको कैसे रोका जाए, वो मेरा धृष्टता होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसको सिस्टम के स्तर पर इसको लड़ना होगा। लोगों के नियुक्ति के समझ से सरकार में लोगों को छोटे से छोटे कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी से चालू करके आईएएस अफसर तक, हर एक के नियुक्ति के समझ से उनका प्रशिक्षण, इन सभी में कुछ सही अंदाज में उसको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार के ऊपर रोकेगा। ऐसा नहीं कि कोई आप 2-4 लोगों को जेल भेज दिए, किसी को दंड दे दिए, कोई अखबार में 2-4 स्टोरी कर लिए, उससे कोई भ्रष्टाचार रोकेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सत्यानंद जी, अभी हाल के दिनों में एक मामला काफ़ी चर्चित रहा। आपकी पूर्ण बेंच ने एक आदेश दिया कि देश के प्रमुख 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल आरटीआई एक्ट के दायरे में आएंगे और इनको अपने बारे में आम आदमी को जानकारी देनी होगी। क्या था यह दरअसल मामला? इस संबंध में चूंकि हमारे आयोग ने ही खुद आदेश दिया है और वो आदेश आज हमारी वेबसाइट में और जनता के सामने है, तो इसके बारे में मैं कोई राय या अभिमत देने के पक्ष में नहीं हूँ। वो मर्यादा के परे भी है। जो आदेश है वो आदेश काफ़ी विस्तार में हमने लिखा है, अच्छा बुरा वो आदेश अभी आप लोगों के सामने है, लोगों के सामने है। वो उस आदेश अपने बारे में खुद कहेगा। ऐसा कहावत है कि द ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब कोई न्यायालय हो या अर्धन्यायिक संस्था हो, जैसे हमारे एक अर्धन्यायिक संस्था है, तो हमारे द्वारा जो आदेश पारित होता है वो आदेश अपने आप कहना चाहिए। यदि आदेश अपने आप कह नहीं पा रहा है तो हमारे कुछ कमी रह गया है। लेकिन हम अपने जितने भी क्षमता है उस क्षमता के अंतर्गत जो आदेश पारित करना था वो आदेश हमने पारित किया है। अब देश के सामने है, वो सही गलत जो भी हो उसके बारे में लोगों को ही विचार करना है। बतौर मुख्य सूचना आयुक्त आपका लक्ष्य क्या है? नहीं, हमारा लक्ष्य तो पहला लक्ष्य ये है कि इस आयोग निष्पक्ष और तटस्थ रूप में हमारे सामने जितने भी लोगों के तरफ से अपील आता है उसको हम कम से कम समय में सुनवाई करें ताकि सूचना लोगों को समय पर मिले। नंबर 2, हमारा लक्ष्य ये है कि हम शासन को और शासन में काम करने वाले जो सूचना तंत्र के अधिकारियों को इतने अधिक प्रेरित कर सकें कि वो लोगों को अपने आप सूचना दें ताकि कोई अपील हमारे पास ना आए। ये हमारे दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य हमारा ये है कि सूचना के इतना अबाध उसका वितरण हो ताकि उसके माध्यम से सरकार के अंदर जवाबदेही हर स्तर पर बने और कुछ नहीं तो भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ लेस मात्र क्यों ना हो लेकिन अंकुश लगे। ये सब हमारे लक्ष्य है। लेकिन एक और चीज़ है कि कई बार यह भी देखने में आता है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन पर हमले होते हैं, कई मामलों में तो हत्याएं हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? ऐसा है कि जागरूकता ही एकमात्र किसी भी तरह के जो क्राइम होते हैं, माने आरटीआई एक्टिविस्ट के भी खिलाफ क्राइम हो या व्हिसल ब्लोअर लोगों के खिलाफ क्राइम हो या दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के जो लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी होता है क्राइम होता है। जो लोग जिन आपके किसी भी व्यक्ति के नागरिक के जागरूक नागरिक के गतिविधि से यदि किसी दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसको यदि चोट पहुंचता है, हानि पहुंचता है तो वो बौखला जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है। उसके खिलाफ एक तो शासन तंत्र विशेष करके पुलिस के तरफ से सजगता होना एक बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ कर के कि आम सहमति समाज में यदि हो कि सूचना मांगना एक अच्छा चीज़ है तो जो सूचना मांग रहा है वो कोई बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि हर सूचना मांगने वाला व्यक्ति को ये मानना नहीं चाहिए कि जो हर कोई सूचना मांग रहा है वो बहुत अच्छा चीज़ कर रहा है। कुछ ऐसे भी सामने आते हैं, केस हमारे सामने भी आते हैं जिसमें सीधा लगता है कि ये सूचना कोई बहुत ही ज़्यादा लोकहित में नहीं मांगी जा रही है, व्यक्तिगत न केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, दूसरे को तंग करने के इरादे से मांगे जाते हैं। तो वो भला उस तरह का भी तो नहीं होना चाहिए ना। किसी कानून का उपयोग, इस कानून बनी थी जनहित में इसका उपयोग करने के लिए, यदि इसको इतने किसी व्यक्ति विशेष को परेशानी करने के इरादे से इसका यूज होगा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन क्राइम किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए और विशेष करके सूचना मांगने वाला का विरुद्ध तो किसी भी हालात में क्राइम ही नहीं होना चाहिए। सत्यानंद जी, अब कुछ निजी बातें करेंगे। अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं, कैसे बीता आपका शुरुआती जीवन?
में तो केओंझर जिला जो है वो एक पुरानी रियासत था जो भारत स्वतंत्र होने के बाद उड़ीसा राज्य के एक जिला बना। उस जिले के एक गांव के मैं रहने वाला हूं। वहाँ बचपन से मेरे जो मामा थे उन्होंने मेरे को पाला और बढ़ाया। वो खुद एक आदिम जाति कल्याण विभाग के एक स्कूल के टीचर थे और मैंने उन्हीं के साथ उन्हीं के आदिवासी कल्याण विभाग के स्कूल में मेरे प्रारंभिक शिक्षा हुआ और उसके बाद मैं आस गांव के पास के एक हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और उसके बाद उड़ीसा के जो सबसे विशिष्ट कॉलेज है कटक में रेवेंसा कॉलेज, उसमें मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में बीए और फिर ये सब और एमए भी इंग्लिश लिटरेचर में मैं किया। उसके बाद कई स्टेट बैंक में अफसर रहा, फिर आईएएस में आया, मध्य प्रदेश में तरह तरह की नौकरी किया। तो हम एक साधारण परिवार के हैं, एक साधारण व्यक्ति भी हैं और साधारण क्षमता के भी हैं। ऐसा कोई जैसे लाखों और लोग हैं उसी तरह के कोई बहुत भिन्न है, ऐसा कभी सोचते नहीं। खाली समय में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? मुझे शुरू से साहित्य और साहित्य से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ना मेरे बहुत रुचि है। अच्छे म्यूजिक सुनना, विशेष करके शास्त्रीय संगीत सुनना, उसमें भी बहुत रुचि है। कुछ अच्छे फिल्म देखना, कुछ नाटक, अच्छे नाटक देखना, ये मेरा रुचि है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सांप्रतिक समय के सबसे बेहतर साहित्य है वो अपनी भाषा में, उड़िया में और अंग्रेजी में, कुछ हद तक हिंदी में, उसको उसके साथ अपना नाता रखने की मैं कोशिश करता हूँ। पढ़ना, आप कह सकते हैं कि व्यापक रूप में पढ़ना मेरा एक बहुत ही बड़ा हॉबी है। और आखिरी सवाल, आम आदमी को आपका संदेश क्या है? नहीं, मैं कहूँगा कि आरटीआई एक्ट को अपना, जैसे आपने भारत के नागरिकों का ये कानून है, ये कानून भारत के नागरिकों ने अपने को दिया है। शासन एक माध्यम है, लेकिन भारतीय नागरिक और कोई दूसरे कानून के बारे में उस तरह के एक किस्म के सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ पोजीशन कि ये कानून मेरा है, इस तरह का फीलिंग कभी और दूसरे कानून के बारे में उतना नहीं था जितना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में थी शुरू से। तो मैं भारत के नागरिकों से और मेरे भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि इस कानून को अपना बना के रखना हर समय, क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण, ये इस कारण नहीं कि मैं यहाँ CIC हूँ, लेकिन ये सचमुच ये कानून भारत के संविधान के बाद भारत के नागरिकों को, विशेष करके सबसे कमज़ोर नागरिक को सशक्त करने की दिशा में बहुत ही बड़ा औजार है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए सत्यानंद जी। आपको भी बहुत धन्यवाद है। तो ये थे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ और बेहद खूबसूरती के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।